एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा देखिए, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में लेक्चर 8 में आ गए, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने इवन मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड जो जो नेम रिएक्शंस हो सकती थी, जो रिएक्शंस हो सकती थी, उन सारी रिएक्शंस को हम लोगों ने कवर किया। और उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस, मैकेनिज्म, मतलब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, वीकेएसटी, सब कुछ देखते हुए अब हम लोग जो आज के सेशन में करने वाले हैं बेटा, वो E2 रिएक्शन होगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने E1 रिएक्शन की बात कर ली थी। उसमें क्या क्या टाइप्स थे आप याद करो, E1, E2, E1CB, EI, EC एट्सेट्रा। ठीक है। अब हम लोग आज जो करेंगे बेटा, E1 के बाद E2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो डिटेल में हम लोग आज की क्लास में बेटा E2 रिएक्शन की बात करेंगे और क्या क्या उसमें हो सकता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। E2 रिएक्शन की बेटे जब कभी भी बात आती है, E2 मैकेनिज्म की जब कभी भी बात आती है ना, E2 रिएक्शन की, तो E2 रिएक्शन में बेटा हमेशा ध्यान रखो, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ऑलरेडी, और जो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मैं वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्वमेंट जरूर डालता हूँ। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मिल जाए तो वो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा बनता है। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत तगड़े से हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप बेटा पेन पेपर लेके बैठ जाओ, है ना, और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्लान आउट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें करना है और उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं विथ प्रॉपर मैकेनिज्म एंड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, वीकेएसटी सब मिलाकर हम लोग ज़बरदस्त तरीके से बेटे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, जेडीजी सेक्शन की। तो जेडीजी सेक्शन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो देखो हम लोग बेटा बात तो E2 रिएक्शन की ही कर रहे हैं, बात हम लोग E2 रिएक्शन की ही कर रहे हैं इस सेशन में। ठीक है। सबसे पहले उसमें क्या कौन कौन से बेस यूज होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम लोग स्टार्टिंग से, जब से हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म किए तब से मैं कितनी बार आपको ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, फिर एक बार दिखा देंगे हम आपको। सो बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बेस एंड सबस्ट्रेट यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन, डिटेल्ड E2 रिएक्शन, देन मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, एंड देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, और इसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। मतलब तो आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं बहुत तगड़े से, तो ध्यान से आपको देखना है बेटे, है ना। तो सबसे पहले बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये सब बता चुका हूँ बेटा, एक बार आप अच्छे से खुद देख लो। बहुत बार, हजारों बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वीक बेस जनरली जो पोलर प्रोटिक पीपीएस, जो पीपीएस होते हैं, या जिनके पास हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड होता है बेटे, फोन से ऐसे सब्सटेंस, है ना, वो वीक बेस होते हैं, है ना। ये H2ROH, PHOH, ये सब, है ना, जनरली दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मोर चांसेस ऑफ इसमें SN1 होता है ना। और मॉडरेट बेस क्या है बेटा, ये सब लिखा हुआ है। कहीं पर एक्वस KOH है तो उसका मतलब OH माइनस होगा, कहीं पर एक्वस NaOH है तो उसका मतलब OH माइनस होगा, है ना। ये सब बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए जस्ट ऐसे ही देख लो आप। स्ट्रॉन्ग बेस ये आपके सामने है, पूरी लिस्ट है ना। LDA क्या है, इस पर 2 लेक्चर्स हम लोगों ने डाले थे, है ना। इसके बाद फिर हमने बात बताया था कि अल्कोहलिक KOH को अगर हम अच्छे से समझें तो उसका डिटेल डिस्कशन मैंने यहाँ पर आपको दिया था, फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर मैंने, राइट बेटे। और उसके बाद फिर ये लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी कि वीक बेस का ये लिस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का ये लिस्ट होगा, मॉडरेट बेस का ये होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का ये होगा, है ना। और इन पर बेस्ड जो है हम लोगों ने बेटा बात किया था यहाँ पर किसकी, एक टेबल की बात की थी, है ना। टाइप्स ऑफ बेसिस एंड सबस्ट्रेट यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन, वो क्या थे देखो, कुछ ये था, है ना, कि अगर आपके पास CH3X है या फिर 1 डिग्री RX है विथ रेजोनेंस नो बीटा हाइड्रोजन, या फिर 1 डिग्री RX है नो रेजोनेंस नॉर्मल, 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। वीक बेस के साथ क्या होगा, मॉडरेट के साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के साथ क्या होगा, बेटा आप खुद याद करो। कितनी बार जबरदस्त तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ और कितनी हेल्पफुल है ये टेबल, है ना। बहुत बार, हजारों बार ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ तक बात हो जाती है बेटे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं मेन पार्ट में और बात करते हैं डिटेल्ड E2 रिएक्शन की, डिटेल्ड E2 रिएक्शन की बात समझो बेटा। अब बढ़िया तगड़े से देखो किस तरह से हम E2, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बेटा बनते हैं। E1 से अच्छे क्वेश्चन बेटा E2 में बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और देखिए क्या चीज इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दिस इज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम E2 बोलेंगे। 2 मीन्स बायोमोलिकुलर, जैसे हम लोग SN2 की बात करते थे ना, SN2 को क्या बोलते थे बेटे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे E2 क्या होगा, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो ये जो E2 रिएक्शन होता है बेटे, E2 रिएक्शन इज एन एंटी एलिमिनेशन। क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन होगा बेटे और जो लिविंग ग्रुप होगा, बोथ विल बी एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी होंगे। मतलब ये अगर एक ही प्लेन में होंगे बेटा, प्लेन एक ही होगा, मतलब समझ रहे हो कैसा? जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हो, है ना, तो ये आपका एक प्लेन हो गया बेटे, है ना। अब अगर आपका बीटा हाइड्रोजन ऊपर है तो इसी प्लेन में आपका लिविंग ग्रुप नीचे होगा, और ये बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप दोनों बोथ मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, है ना। बट एक प्लेन में होना चाहिए, तो एक प्लेन में है और एंटी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेरी प्लानर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटी पेरी प्लानर। मतलब ये एक ही प्लेन में, ये अबव द प्लेन है, और ये क्या है बेटा, देखो इसी प्लेन में ये ऊपर की तरफ है, इसी प्लेन में ये नीचे की तरफ है, और इन दोनों का ही एलिमिनेशन होता है। दोनों बोथ मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे, राइट? ओके, तो ये इस तरह से है ना। सो बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप्स मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। अब एलिमिनेटिंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? वही बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, दीज बोथ आर एंटी एलिमिनेटिंग ग्रुप्स, है ना। तो ये एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, जरा देखिए बेटा, क्या मैकेनिज्म होगा? सो मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, इसको क्यों बोलते हैं बायोमोलिकुलर, वो सब समझेंगे हम लोग अभी। देखिए क्या है, सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बेटा? देखिए होता क्या है बेटा, देखो ये आपके पास क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ओके। यहां पर एक देखो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, सो दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। अब क्या होगा बेटा, ये बीटा हाइड्रोजन है चूंकि लिविंग ग्रुप है। अब चूंकि लिविंग ग्रुप है बेटा, तो लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है पार्शियल, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी होगी इन दोनों के बीच में। तो ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को, बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचेगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, और इस पर है माइनस या लोन पेयर। तो बेटा आप बताओ, ये बेस है बेटे, और ये बेस और इस हाइड्रोजन को एक्टिव बना रहा है, तो बेस इस H के साथ क्या बनाने लगेगा बेटा, इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो बेस और H के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। चूंकि H यहां से निकलने लगा है तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा बेटे। चूंकि यहां पर H प्लस के फॉर्म में बाहर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर नेगेटिव है बेटे, और अब देखो यहां पर पार्शियल नेगेटिव था तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां पर देखो प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा बेटा, और ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव करने लगेगा। तो साइमल्टेनियसली ये देखो क्या हो रहा है कि ये जो बेस है बेटे, ये जो बेस है इस एक्टिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, और जब ये हाइड्रोजन इधर जाने लगेगा तो ये टूटने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, यहां पार्शियल पॉजिटिव आया बेटा, यहां पार्शियल नेगेटिव आया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा, तो ये सिंगल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा बेटे, और देखो L- बाहर, BH बाहर। इस अल्कीन को, जो यहां पर इस ट्रांजिशन स्टेट में जो अल्कीन बन रही है बेटा, इसको हम बेबी अल्कीन भी बोलते हैं, या इंसिपिएंट अल्कीन भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, ये वर्ड यूज किया जा सकता है बेटा, इसको हम लोग बेबी अल्कीन भी बोलते हैं या इंसिपिएंट अल्कीन भी बोलते हैं। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो अब सिंपल सा तरीका है बेटा, सिंपल सा मेथड क्या है कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है आपका, समझे बेटा बात को, ये जो आपका बीटा हाइड्रोजन है बेटे, और ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, बोथ आर एंटी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजिशन पर हैं। देखो ये, और एक ही प्लेन में है बेटे, ये प्लेन कैसा होगा, एक ही प्लेन होगा, एक ही प्लेन में अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से होगा, तो इसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लानर। अच्छा, अब ये एक दूसरे के एंटी क्यों होने चाहिए बेटे? सिंपल सी बात है कि बेस है, बेस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा बेटे। जो लिविंग ग्रुप है वो भी बेटा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बाहर, यहां पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पर भी नेगेटिव या लोन पेयर है, इस पर भी आपका नेगेटिव या लोन पेयर हो सकता है, तो बेटा ये एक दूसरे के अगर सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, सिस्टम अनस्टेबल होगा। इसलिए ये जो बेस है बेटा इस लिविंग ग्रुप के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट एंटी टू ईच अदर होंगे, ये इस लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पर होगा, राइट। तो ये देखो, ये जो यहां से यहां तक रिएक्शन हुई बेटे, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हुआ। ऐसे स्टेप को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप, है ना बेटे, ऐसे स्टेप को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटे, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में है ना। ऐसे स्टेप को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। समझो बात को, यहीं पर तगड़े से चीजों को समझ लीजिए बेटे आप। ऐसे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री स्टेप्स बोलते हैं। एलिमेंट्री स्टेप, और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन।
और बेटा आपको पता है ना कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उसमें जो ऑर्डर होता है वही उसका मॉलिक्युलैरिटी होता है। सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। बोलो बेटा, ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बेटा कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो आपका सबस्ट्रेट है और दूसरा आपका क्या है? बेस है। सो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्युलैरिटी 2 होगा, बाई मॉलिक्यूलर। और चूंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री स्टेप में जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर भी होता है, उनका कोफिशिएंट का सम। तो बेटा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इट मीन्स कि इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 2 होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो 2, और लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे होने चाहिए। बताओ बेटा, ये कहानी बढ़िया डिटेल में समझे चीज़ों को। सो बोथ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, बोथ शुड बी एंटी पेरीप्लानर। एंटी पेरीप्लानर का मतलब समझ गए हो। और यहाँ जो अल्कीन बन रहा है दैट इज इंसिपिएंट अल्कीन या फिर बेबी अल्कीन, एंड दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो चूंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके इसमें ऑर्डर जो होगा वही मॉलिक्युलैरिटी होगा। सो यहाँ पर इसका मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन है। क्यों? क्योंकि ये आपका एलिमेंट्री है, जबकि E1 में मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन नहीं था ओवरऑल रिएक्शन का। हमने सिर्फ आरडीएस के रिस्पेक्ट में बेटे मॉलिक्युलैरिटी की बात की थी। यहाँ पर यही एक सिंगल स्टेप है तो ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी भी डिफाइंड है, ऑर्डर भी आपका पता है आपको। बढ़िया से देखते रहिए आप, है ना। तो सिंपल हमने क्या किया, जैसे हमने बेस लिया था वहाँ पर बी, वैसे हमने सपोज यहाँ पर C2H5O- ले लिया, बेस है बेटे। और ये हमने पर्टिकुलर एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। यही आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका आरडीएस होता है बेटे, क्योंकि एक ही स्टेप होता है बेटे, एक ही स्टेप होता है। बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, सब कुछ यहीं पर डिसाइड होता है। तो देखिए बेस गया, ये बीटा हाइड्रोजन है बेटे आपका, और देखो ये आपका लिविंग ग्रुप है, राइट बेटे। तो अभी देखो हमने बताया था आपको कि यहाँ पर बॉन्ड बेस और एसिड के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। तो यहाँ पर आपका ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा, जिसको बोलेंगे बेबी अल्कीन या फिर इंसिपिएंट अल्कीन। जो बनना था वो बन जाएगा, देखिए C2H5OH बन गया, जो निकलना था वो निकल गया, देखो Br- निकल गया, और यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट गया। तो देखिए आपका ये अल्कीन बन गया। सो बोथ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, बोथ शुड बी एंटी पेरीप्लानर। अब इस चीज का मतलब आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनेंगे। जो एक लाइन है इसका मतलब बेटा बहुत तगड़ा है। चलिए पानी पीते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर क्या क्या बेटा, जरा ऐसे सोचो, ऐसे जरा कुछ बात करते हैं। क्या बेटा यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है? नहीं बन रहा है। हाँ, बट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, जिसको हमने क्या बोला? बेबी अल्कीन या इंसिपिएंट अल्कीन बोला। क्या यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन बन पाया? नहीं, इस पे पार्शियल माइनस था, यहाँ पर पार्शियल प्लस था। और जब ये हाइड्रोजन इधर गया तो यहाँ पर पार्शियल माइनस आया, यहाँ पर पार्शियल प्लस आया, और जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड टूटे तुरंत खटाक से यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन नहीं बन पाया। और अगर कार्बोकेटायन नहीं बन पाया तो देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर बेटा कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अगर E2 आ गया तो आप रीअरेंजमेंट का कभी भी मत सोचना कार्बोकेटायन का, सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट बनाना है। सीधे सीधे आपको क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्ट बनाना है ना। तो अब बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। मॉलिक्युलैरिटी कितना है? 2 है। क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? यस, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, है ना। नो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। ये सारी कहानी, इस मैकेनिज्म को देख के आप सारे पॉइंट्स लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो बेटे? ठीक है। और अगर हम यहाँ पर, अब बात यहाँ पर आती है बेटा कि यहाँ पर कार्बोकेटायन तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इसका रेट या रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे सर? E2 का रेट और रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पर हम रेट या रिएक्टिविटी प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं, अल्कीन से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, या फिर है ना स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उसका रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजिडेंस या आई इफेक्ट जो भी लग सकता है उसको लगा के इस अल्कीन का आपको क्या चेक करना है। जैसे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, है कि नहीं बेटा? तो ऐसे डिफरेंट अल्कीन मिलेंगी तो आप उनका रेट या रिएक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को देखकर हम लोग रेट या रिएक्टिविटी डिफाइन करेंगे। बोलो बेटे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो जरा सा, है ना। तो अब आप बात करते हैं किसकी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। किसकी बात करें बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन चीज़ों को समझते हैं, कुछ और चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या है, मजा आ रही ना बेटा एकदम? तो अब इसका देखो क्या रिएक्शन था बेटा, आपके पास RL था, आपके पास बेस था, RL था, मतलब लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बन गया, क्या बन गया? B, है ना, और BH निकल गया, प्लस आपका R
के साथ ये देखो आर जो है ना, यहाँ पर आप ये कह सकते हो अल्कीन लिख लो, यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा और बेटा यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। चूंकि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, तो इसका ऑर्डर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इसका जो रेट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के है ना, बेस टू द पावर 1 RL टू द पावर 1। बात समझ रहे हो? सो ऑर्डर 2 है, बाई मॉलिक्यूलर E2 बोलेंगे, सिंगल स्टेप है, नो कार्ब कैटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। रेट जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा या स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगा। मोस्ट स्टेबल अल्कीन जो होगा यूजुअली वो मेजर अल्कीन होगा। ये सब चीजें अभी अभी आपको बताया कि नहीं बताया, बोलो बेटा? तो ये सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो मैकेनिज्म एक बार पता है तो आप सारी चीजें खुद निकाल सकते हो बेटे। एंड बोथ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, बोथ शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। ये क्यों होना चाहिए? ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से कौन से पोजीशन पे होते हैं बेटे? एंटी पोजीशन पे होते हैं दोनों, है ना, और एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं। बताओ ना बेटा, बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या बेटे, है ना? और बेस जो यहाँ पर होगा, बेस जो यहाँ पर होगा जनरली वो कैसा होना चाहिए बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, जैसे आपने अभी ये लिया था ना HC और यहाँ पर L था, बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो ये खटाक से H+ को खींच लेगा अपनी तरफ और तुरंत रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। बट अगर वीक बेस हुआ तो बेटा इसके खींचने से पहले ये भी हो सकता है कि लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल जाए। अगर लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल गया तो आपका कैटायन बन जाएगा, उस केस में E1 मैकेनिज्म फॉलो होने लगेगा। और आपको पता है E1 मैकेनिज्म हम लोगों ने वीक बेस लिया था, इसलिए यहाँ पर बेस कैसा होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए कि पहले ही स्टेप में खटाक से हाइड्रोजन को निकाल ले, उसके बाद ये लिविंग ग्रुप निकले और हम आगे बढ़े। क्लियर? और एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन को आगे बढ़े, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन आगे बढ़े। अब ये E2 रिएक्शन बेटा इसी से मिलता जुलता हम लोग आगे बात करेंगे E1CB की। बट E1CB क्या होगा बेटा? आपका नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, है ना। और जो आपका E2 है ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप होगा, ये मोर देन 1 स्टेप होगा। यहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनेगा। वो सब हम बात करेंगे E1CB में। तो ये कंपैरिजन भी हम करेंगे, दिखाएंगे क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं बेटे। जैसे कि देखिए, फिर से एक बार देखिए, तगड़े से देखिए बेटे, तगड़े से देखिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे, हाँ, बढ़िया से और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। क्लियर? समझने की कोशिश करना। अब आपके पास देखो बेटा, क्या ये आपका कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने। कैसा बेस ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस हीट किया। दो तरह की अल्कीन हमें नजर आ रही हैं। चलिए, ऑब्वियसली बात है, आना भी था। क्यों? क्योंकि बेटा ये लिविंग ग्रुप है, तो एक ये वाला बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। आपको पता है कि कम वाला मेजर होता है। ये देखिए, ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। अभी दिखाते हैं आपको कैसे। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगे। क्या होगा? बेस पहले इस पर भी अटैक कर सकता है, इस बीटा हाइड्रोजन पे, और बेटा इस बीटा पे हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है। तो पहले हम इधर वाले की बात करते हैं। तो देखिए, बेस यहाँ पे अटैक किया, बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी, बेस और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनने लगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने लगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाने लगा और यहाँ पर बॉन्ड बनने लगा। तो देखिए, ये वाला अल्कीन बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया। अब ये वाला बेस यहाँ पर इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है। देखिए यहाँ पे अटैक किया, तो ये देखिए बॉन्ड बनने लगा, ये ब्रेक होने लगा, फिर ये ब्रेक होने लगा और ये बनने लगा बेटे। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ये आ गया। तो ये आपका मेजर होगा, सेजेफ अल्कीन बोलते हैं, पता है आपको, बता चुका हूँ। और ये आपका क्या होगा? माइनर होगा। यहाँ पर आपका हॉफमैन अल्कीन बनेगा। कहानी क्लियर? तो यहाँ पर जो बेस होगा बेटा वो तगड़ा बेस रिक्वायर्ड होगा। क्यों? रीजन बता दिया, क्योंकि बेस अगर तगड़ा होगा तो खटाक से ये H+ को निकालेगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर ये वीक हुआ तो उससे पहले लिविंग ग्रुप निकल सकता है, तो वहां पर E2 ना होकर फिर E1 फॉलो होने लगेगा। कहानी समझ में आती है? ओके। तो यहाँ पर हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड। अब स्ट्रॉन्ग बेस का पूरा लिस्ट बेटा आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? आप बताओ, कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं ना? अल्कोहलिक KOH, NaNO2 या अमोनिया RO -Na+ ROH, या फिर बल्कि बेस, है ना, या फिर LDA, ये सारे के सारे लिस्ट आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब लिविंग ग्रुप की बात करें बेटा, अब देखो, चाहे SN1 हो, वहां पर भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था, SN2 में भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था, E1 में भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था और E2 में भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो अगर बात केवल लिविंग ग्रुप की आ जाए तो इन सब का रेट जो है बेटा लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो रेट के लिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी सभी के लिए सेम होगा, चाहे E1 हो, चाहे E2, चाहे SN हो, चाहे, क्योंकि सब में लिविंग ग्रुप बेटा बाहर निकल रहा है। तो अगर केवल लिविंग ग्रुप से ही डिफरेंशिएट करना है तो बेटा लिविंग ग्रुप जिसका होगा उसका रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा दिया जाए तो बेटा सबसेट सब में सेम है, तो यहाँ पर डिफरेंस केवल और केवल लिविंग ग्रुप से ही हो सकता है। तो अब लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि रेट या रिएक्टिविटी क्या होगा। तो देखो I1 बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब जैसे इनकी बात करें बेटे, इनकी बात करें तो कोई 3 डिग्री पर है,
ये देखो आपके यहाँ पर 2 डिग्री पर है, और यहाँ पर ये आपका देखो 1 डिग्री पर है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से अल्केन भी बना के देख सकते हो बेटा, है ना। यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, या यहाँ सेम आ जाएगा, यहाँ से निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि रेट किसका ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन चेक करो, तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ इसको बंद किया तो 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ बंद किया, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर E2 के रेट की बात करो तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, आपने अल्किन बना के देख लिया, तो बेटा किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो हमने कैटायन की बात नहीं की, हमने यहाँ पर अल्किन बना के देख लिया, और जिसका स्टेबिलिटी अल्किन का ज़्यादा होगा उसका रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या। अब एक बहुत बढ़िया चीज़ देखिएगा, तगड़ी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ बेटे, बहुत मस्त चीज़। सॉल्वेंट जब भी आता है तो चीज़ें और भी बढ़िया और मस्त ज़बरदस्त बनती हैं बेटे। अब याद करो बेटा, जब हमने SN2 की बात की थी, है ना, तो वहां पर हमने क्या किया था, SN2 की जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। E2 की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। SN1 की बात की थी तो PPS लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। E1 की बात किया तो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। वहां पर भी मैंने सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको समझाया था। मैंने आपको यह बताया था कि बेटा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये सॉल्वेट बोथ, ये दोनों को सॉल्वेट करते हैं, कैटायन को भी और एनायन को भी। ये कैटायन को घेर लेते हैं और बेटा ये एनायन को भी घेर लेते हैं। लेकिन जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन को, सिर्फ और सिर्फ किसको बेटे, कैटायन को सॉल्वेट करता है। ये एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है, ये एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म, बहुत डिटेल मैकेनिज्म आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए पानी पीते हैं। अब सॉल्वेंट का बेटा क्या रोल होगा इस E2 मैकेनिज्म में, बहुत तगड़े से समझेंगे। तो अगर हम E2 की बात करें तो प्रिफर्ड सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बेटे। अप्रोटिक सॉल्वेंट पूरी लिस्ट पता है, DMSO, एसीटोन, DMF, है ना, बहुत सारा क्राउन ईथर्स होते हैं आपके, DMG होता है ना, HMPT होता है, HMPA होता है, वो सारी चीज़ें, एसीटोन होता है ना। तो वो सारी लिस्ट आपको पता है। ये हमने आपको लिविंग ग्रुप जब मैंने आपको बताया था तो वहीं पर आगे हमने सॉल्वेंट भी बताया था। बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी चीज़ें, सॉल्वेंट के इफेक्ट वगैरह बहुत तगड़े से हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो बेटा अगर आपको सॉल्वेंट के इफेक्ट बहुत तगड़े से देखना है तो आप बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएं, वहाँ पर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया हुआ है ना। यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, देखते जाइए। सो प्रिफर्ड सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी सब समझाएंगे क्यों ऐसा। सो दैट सॉल्वेशन ऑफ बेस डज नॉट अकर बिकॉज PS सॉल्वेट्स कैटायन ओनली। अभी मैंने बताया था कि पोलर अप्रोटिक सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है बेटा, कैटायन को सॉल्वेट करता है, ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। अब जो बेस होता है इधर उसके पास लोन पेयर होगा या फिर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो क्या इसको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बाई इलेक्ट्रॉन है को सॉल्वेट कर पाएगा क्या, क्योंकि ये किसको सॉल्वेट करता है, सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, तो इन दोनों को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि जब आप E2 में जो बेस बेटा यूज कर रहे हो, बेस लोन पेयर वाला या फिर माइनस वाला, दिस कैन नॉट बी सॉल्वेटेड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर ये सॉल्वेट नहीं हो पाएगा तो बेटा इस बेस को अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट घेर नहीं पाएगा तो क्या ये ज्यादा फ्री होगा। अगर ये ज्यादा फ्री होगा तो बेटा ये जो बीटा हाइड्रोजन था वहां पर खटाक से अटैक मारेगा, तेजी से रिएक्शन को आगे बढ़ा के अल्कीन बना देगा। बट अगर ये घेर लिया जाता सॉल्वेंट के थ्रू तो बेटा बताओ, ये घिर जाता तो इसका अटैक करने का चांसेस कम हो जाता, तो वहां पर ये पोलर अप्रोटिक सूटेबल सॉल्वेंट हमारे पास नहीं होता। बट चूंकि यहाँ पर ये इसके पास लोन पेयर होगा बेस के पास या नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो बेस है आपका ये फ्री होगा टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन और उसका रिएक्शन को खटाक से आगे बढ़ा देगा एंड विल बी फ्री टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। सो यील्ड ऑफ E2 रिएक्शन विल बी मच मोर इन PAS। देखिए इसका डायग्राम भी आपको समझाता हूँ, बनाया हुआ है मस्त तरीके से, देखिएगा आप जरा सा गौर फरमाइएगा बेटे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये रहा, ये आपका बेटा क्या है, एनायन है। इफ PPS सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज है ना, PS तो बताया, अगर PPS पोलर प्रोटिक यूज किया गया होता, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया गया होता तो क्या करता, इट सॉल्वेट्स बोथ,
केटायन एंड एनायन। चलिए देखिए, तो बेस है तो उस पर माइनस होगा बेटा, या फिर उस पर लोन पेयर होगा। सपोज आपने पीपीएस जो लिया, मैं पीपीएस की बात करूँ, पीएस की बात नहीं करूँ, बात को समझना। सपोज आपने पीपीएस सॉल्वेंट लिया और ये बेस है, तो बेस को क्या करेगा बेटा, ये वाटर का है ना, वाटर लिया आपने, ये पॉजिटिव यहाँ पर पार्शियल, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को घेर लेता, ये इसको 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 इसको। बेटा बताओ, क्या बेस बुरी तरह से जगड़ जाता, पूरा अकड़ जाता किसके साथ, इस सॉल्वेंट के साथ, और बेटा एकदम ये अटैक करने के लिए क्या फ्री रह पाता, नहीं रह पाता, क्योंकि ये जो पीपीएस है ये इसको सॉल्वेट कर देता, तो बेटा ये फ्री नहीं रहता, और फ्री नहीं रहता तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर पाता आसानी से, E2 रिएक्शन की यील्ड बहुत कम हो जाती, या ये भी हो सकता है कि E2 रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, बट इफ पीपीएस इज यूज्ड, हाँ तो देखा, लिखो, मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ पीपीएस इज यूज्ड देन इट विल सॉल्वेट बेस एंड इट विल नॉट बी फ्री टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, दैट्स वाई पीपीएस इज नॉट यूज्ड, पीएएस इज यूज्ड विच डज नॉट सॉल्वेट अनायन, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा पीएएस की, इसकी बात करें पीएएस की, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की, इस बात को भी समझें। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, लाइक आपने डीएमएसओ ले लिया, डीएमएसओ जो है आपका कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये, और बेटा ये काफ़ी बल्कि ग्रुप्स होते हैं ये इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर बेटा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या है बेटा, आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप्स हैं, कैसे बेटा, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वो क्या हो गया, पोजिशन ऑफ पॉजिटिव एंड इज ब्लॉक्ड, पोजिशन ऑफ पॉजिटिव एंड इज ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो गया बेटा। जबकि ये नेगेटिव एंड आप यहां पर देख रहे हो, दिस नेगेटिव एंड इज फ्री, नेगेटिव एंड इज फ्री। तो बेटा एक चीज बताओ, पॉजिटिव तो वैसे ही ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका पॉजिटिव एंड ब्लॉक है, तो जैसे पोलर प्रोटीन का ये पॉजिटिव वाला इसको क्या कर रहा था बेटा, घेर ले रहा था, क्योंकि इसका पॉजिटिव एंड ब्लॉक है बेटा, तो इस नेगेटिव को ये घेर नहीं पाएगा, इसका मतलब ये बेस फ्री होगा। और चूंकि नेगेटिव एंड फ्री है बेटे, तो इसका जो नेगेटिव एंड फ्री है, अगर आप इसको ऐसे बना लो इस तरह से, इसका नेगेटिव एंड फ्री है बेटे, कुछ इस तरह से देखो ये, और यहाँ पर आपका बेस है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, क्या ये इसको सॉल्वेट कर पाएगा बेटे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, नहीं कर पाएगा, क्या इसको सॉल्वेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या इसको सॉल्वेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या ये सॉल्वेट कर पाएगा, ये तो रिपल करेंगे तो और दूर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा जो पीएएस है ये इस बेस को सॉल्वेट नहीं करेगा, इसको घेरेगा नहीं, इसको जकड़ेगा नहीं, इसको पकड़ेगा नहीं, इसको कैद नहीं करेगा, तो ये फ्री होगा और आसानी से अटैक कर लेगा। बट अगर यहीं पर पीपीएस होता तो इस तरह से कर देता। अच्छा, अब इस पर नेगेटिव है और बेटा इसका पॉजिटिव एंड तो दबा हुआ है, अब ये इसका पॉजिटिव एंड यहाँ पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, ये इसको भी ये सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, दिस पॉजिटिव एंड इज ब्लॉक्ड। भैया ये तो ब्लॉक्ड है, ये तो ब्लॉक्ड है बेटा, ये तो ब्लॉक्ड है, तो ये भी, तो अब मतलब समझ गए। सो दैट्स वाई जो प्रिफर्ड सॉल्वेंट होगा बेटा वो क्या होगा, आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, है ना। सिंपल सा एक लाइन में अगर हम बोलें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बेस को पकड़ लेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर पाएगा, E2 का यील्ड कम होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो पॉजिटिव एंड होता है सॉल्वेंट का, वो क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है, तो बेस पर नेगेटिव लोन पेयर को कैद नहीं कर पाएगा, फ्री रहेगा, सॉल्वेट नहीं कर पाएगा और आसानी से वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और रिएक्शन के यील्ड को बढ़ाएगा। Now clear, the concept of solvent is clear, डिटेल मैकेनिज्म बेटे क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा E2 मैकेनिज्म में। चलिए अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट और आता है, क्या आता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब देखो यहां पर जब हमने E1 की बात की थी तो हमने कहा था कि E1 पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है, ये चीज मैंने वहां पर आपको समझाई थी जब मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा था। बट E2 की बात करें बेटा तो E2 में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज यूज्ड बिकॉज फर्स्ट स्टेप, अब आप देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म एक बार जस्ट आपको दिखाऊं अगर, तो बेटा देखो ये हाइड्रोजन था, ये कार्बन यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप था, ये बेस यहाँ पर था B-, है ना, और इसने इसके साथ रिएक्ट किया था। देखिए एक बार फटाफट देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये बेस बेटा चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुरंत यहां पर अटैक करेगा बेटा, अटैक करेगा, और जैसे इस पर अटैक करेगा तो देखो ये बॉन्ड यहां पर बनने लगेगा, BM।
बॉन्ड बनेगा तो फिर ये बॉन्ड, चूंकि ये बॉन्ड इसके साथ बनने लगा तो बेटा ये क्या साइमल्टेनियसली टूटने लगेगा बीबी। ये बॉन्ड टूटने लगेगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाने लगेगा बीबी। तो ये बाहर गया तो इसका पार्शियल माइनस, इसका पार्शियल प्लस, ये H प्लस यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनने लगेगा। देखो ये मैकेनिज्म आपको बताया था। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये यहाँ से बेटा टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, तो देखिए एल्केन बन गया। इधर ये BH बन गया, इधर L माइनस बाहर आ गया। अब क्यों मैंने लिखा यहाँ पर, देखो क्या बेटा ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दिस होल रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सब कुछ यहीं से डिसाइड होगा क्योंकि दूसरा स्टेप है ही नहीं, सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप है बेटा, ये बेस इसके पास जा रहा है, तो पहले स्टेप में ही यहां पर देखो बेटा बीटा हाइड्रोजन को ये बेस निकाल रहा है। ओ भाई साहब जरा समझिएगा, तो अगर यहां पर बीटा हाइड्रोजन की जगह पर बेटा बीटा ड्यूटेरियम होता तो बेटा यहां पर अभी यहां पर क्या है बेटा CH बॉन्ड है। अगर यहां पर ड्यूटेरियम होता तो यहां पर क्या बनाता, BD बनाता। अगर यहां पर ड्यूटेरियम होता तो बेटा क्या बनाता, BD बनाता। अब बात ये आती है बेटा कि आपके पास दो हैं, एक CH बॉन्ड हो सकता था यहाँ पर, एक CD बॉन्ड हो सकता था। आपको पता है बेटा CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर ड्यूटेरियम आता तो यानी कि आइसोटोप्स की वजह से इसके रेट पर फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, इसके काइनेटिक्स पर फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो आसानी से टूट जाएगा, रिएक्शन खटाक से आगे बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बेटा तो थोड़ा सा तोड़ने में टाइम लगेगा, इसका रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यानी यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसको टूटने में टाइम लगेगा, तो रेट ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, रेट विल बी लेस। अगर हाइड्रोजन है तो CH बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा और ये आसानी से टूट जाएगा, इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इस तरह की चीजें आती कि बीटा हाइड्रोजन या बीटा ड्यूटेरियम आ जाता है यहाँ पर, जबकि E1 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बट E2 में इसका फर्क पड़ेगा, है ना तगड़ी चीज बेटे। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी यहाँ पर लगेगा, कहानी समझ रहे हो ना बेटा। तो CH बॉन्ड, अच्छा क्यों, लॉजिक एकदम समझ में आ गया। अच्छा E1 में क्यों नहीं लगा था, क्योंकि E1 में जो RDS था आपका, RDS था जो E1 में, यहीं पर बताता हूँ, E1 में जो RDS था वो लीविंग ग्रुप का निकलना था, जस्ट इतना RDS था ये। उसके बाद कार्बोकैटायन का बनना था, कुछ इस तरह से कार्बोकैटायन बन जा रहा था। तो भैया वहां पर तो बीटा हाइड्रोजन की बात ही नहीं हुई थी, बेस जो है सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, यहां पर तो पहले स्टेप में ही, सिंगल स्टेप में ही कर रहा है बेटे। तो इसलिए यहां पर ये डिसाइड, ये यहां पर ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिसाइड करेगा इसका रेट क्या होगा। तो देखो अगर यहां पर H है, यहाँ पर D है, तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा, इसके काइनेटिक्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इसके रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, आइसोटोप की वजह से। तो बेटा अब बताओ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट E2 में लगने वाला है, यहां पर लगेगा, E1 में नहीं लगेगा। अब समझो बात को, तो क्या लिखा है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज यूज्ड बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है बेटे। तो यहां पर अगर CH है बीटा तो यहां पर ये वीक बॉन्ड है, रेट ज़्यादा होगा, जल्दी टूट जाएगा, खटक से आगे बढ़ जाएगा। यहां पर अगर CD बॉन्ड होगा बेटे तो हियर बॉन्ड क्लीवेज जो होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो टाइम लगेगा, रेट विल बी लेस, रेट कम होगा। बताओ बेटा सॉल्वेंट का इफेक्ट तगड़े से समझ में आया क्या, सॉल्वेंट का इफेक्ट बेटा तगड़े से समझ में आया क्या, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां पर कैसे लग रहा है वो समझ में आया क्या, E2 में कैसे लगा, E1 में क्यों नहीं लगा, वो सारी चीजें बेटा क्लियर अच्छे से समझ में आ रही हैं क्या। तो बेटा देखो किस तरह से एकदम डिटेल चीजें, मैंने कहा था डिटेल, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म, अभी तो हम क्वेश्चन पे आए ही नहीं है। तो अभी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, उसका मैकेनिज्म देखो, कहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पहले उन सब चीजों को माइंड में सेट करो, तब तो मजा आएगी ना क्वेश्चन को। हाँ एक चीज जरूर माइंड में रखना, इस क्वेश्चन को E2 का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटे तो एक चीज माइंड में जरूर रखना, क्या कि लिविंग ग्रुप और जो बीटा हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, वो दोनों एंटी पेरी प्लानर होने चाहिए, तभी E2 की बात होगी, अदरवाइज E2 की बात नहीं होगी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम इस चीज को बहुत तगड़े से यूज करने वाले हैं, आपको बहुत जबरदस्त गर्दा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। ओके बेटा, तो देखो ये आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी एकदम तगड़े से क्लियर हो गया, और ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, तो बहुत तगड़ी बात हो जाती है भाई। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो वो भी देख लें भाई, है ना। याद करो बेटा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसका डेल H ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इंक्रीज होता है, ये सब पहले बता चुका हूँ। तो इसका एंट्रोपी भी, चेंज इन एंट्रोपी भी ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा H भी पॉजिटिव, डेल्टा S भी पॉजिटिव, देखो डेल्टा H भी पॉजिटिव, डेल्टा S भी पॉजिटिव, यहाँ पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि डेल्टा H आपका है प्लस X और डेल्टा S है आपका प्लस Y, और यहाँ पुट कर दें तो आपको मिलेगा क्या, देखो प्लस X यहाँ पे डालोगे X की जगह तो प्लस X ही रहेगा, और प्लस Y डालोगे तो प्लस और माइनस Y हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, है ना, तो आपका TY हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट ये बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G तो निगेटिव होना चाहिए,
निगेटिव कब हो सकता है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू। निगेटिव कब हो सकता है, जब यहाँ पर टेम्परेचर की हम बात करें, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर कर दें तो बेटा ये वाला वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा और डेल्टा जी निगेटिव होने लगेगा और प्रोसेस बढ़िया से स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। सो फॉर डेल्टा जी टू बी निगेटिव टी मस्ट बी हाई, यानी कि उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर इस एलिमिनेशन E2 रिएक्शन को को क्या करेगा बेटे, फेवर करेगा। और उसने इवन को भी फेवर किया था, यानी हाई टेम्परेचर इवन E2 दोनों को फेवर करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कॉल्ड एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। क्यों एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी वाला पार्ट ही इसको डिसाइड कर रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ये वाला पार्ट देखो, है ना। सो कॉल्ड एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेज एंड डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सो बोथ E1 एंड E2 आर एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई क्या? तो क्या क्या देखो हम लोगों ने यहाँ पर बात की, टेम्परेचर की बात कर ली, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की बात कर ली, सॉल्वेंट की बात कर ली, बेस की बात कर ली, लिविंग ग्रुप की बात कर ली। लिविंग ग्रुप तो बेटा चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, सभी केसेस में बेटा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जितना आसानी से निकल जाएगा उतना ही आसानी से। हाँ लेकिन अब यहाँ पर कुछ देखो, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें भी आती है। अगर E1 से भी होगा तो बेटा यहाँ पर जो हम लोग लिविंग ग्रुप की बात करते हैं वो प्योर लिविंग ग्रुप लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम आपको E1 CB में बताएंगे। हर जगह हम बेटा लिविंग ग्रुप की बात करते हैं जनरली, बट E1 CB में हम बात करते हैं किसकी, प्योर लिविंग ग्रुप की। तो E1 CB भी बहुत तगड़ी वाली मैकेनिज्म है, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स बेटे आपको क्लियर हो गए, बहुत डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब वो सारी चीज़ें अगर आप एक साथ देखें अगर, तो देखो आपके पास क्या था, ये रिएक्शन था, ये बेस था, हीट किया आपने, अल्कीन बन गया, कुछ शेड गया। चूंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा ऊपर। ये सारी चीज़ें तो बहुत तगड़े से आपको बता ही चुका हूँ बेटे, है ना। रिएक्टेंट आपका नीचे होगा, प्रोडक्ट ऊपर होगा, तभी तो इसका डेलेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जो इसका रेट होगा इन दोनों पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और बेस पर। ये आपका RX है, ये बेस है, पानी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा, मॉलिक्युलैरिटी भी 2 होगा। रेट जो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि बताया हमने। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अकर्स, आपने देखा कि साथ साथ बॉन्ड बनता भी जा रहा था, टूटता भी जा रहा था। बोथ द लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लानर, बोथ द लिविंग ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन बट शुड हैव एंटी कन्फर्मेशन, मतलब एंगल 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का, प्लेन एक ही होना चाहिए। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एंटी एलिमिनेशन होगा, आपको पता है बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर, लिविंग ग्रुप यहाँ पर, एंटी एलिमिनेशन होगा, है ना। और जो E2 डिपेंड्स करता है बेटा वो किस पे, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए, लिविंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर E2 के हम रेट की बात कर सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ जो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि E2 मैकेनिज्म है क्या, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, वो क्या कंडीशंस होती हैं E2 के लिए, क्या इफेक्ट्स होते हैं जो यूज होते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आपने देखा इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं किया है। अभी हम इस सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ E2 मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुसाना चाह रहे हैं, क्योंकि E2 में भी बहुत कुछ है जो हमें करना है। बट ये चीज़ जो आपको मैंने आज इस सेशन में समझाया वो क्या समझाया कि भैया क्या मैकेनिज्म हो सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कहाँ पर किसका क्या रोल है बेसिकली, सो दैट कि आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो अब तक इसे खटाक से आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। जैसे अगर हम बेस डैश की बात करें बेटा, मान लो कि हमने कोई कंपाउंड लिया इस तरह का, है ना, तो यहाँ पर अगर ये बीटा हाइड्रोजन है आपके पास ब्रोकन, तो बेटा बताओ लिविंग ग्रुप डार्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अगर वेज है तो ये डैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अबव द प्लेन होता है, ये बिलो द प्लेन होता है, मैंने बताया, और दोनों के बीच में 180 होना चाहिए। तो अगर बीटा हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ब्रोकन है तो लिविंग ग्रुप आपका डार्क होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा दोनों का और E2 बाहर फॉलो होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन डार्क पोजीशन पे है तो ये कहाँ पे होना चाहिए, ब्रोकन पे होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म नहीं होगा। E2 मैकेनिज्म के लिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तभी बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और E2 मैकेनिज्म की बात होगी, अदरवाइज उसकी बात नहीं हो पाएगी बेटे, अदरवाइज उसकी बात नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, अब क्या करना बेटा, ये जो हमने आज का सेशन आपको अभी जो बताया इसको बढ़िया तगड़े से एकदम माइंड में सेट कर लेना, बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बना के इसको रिवाइज कर लेना, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उस सेशन में हम लोग इस पर बेस्ड बहुत तगड़े तगड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा,
बढ़िया तगड़ी चीज़ें, है ना। और खूब इंजॉय करेंगे उन क्वेश्चन के साथ, एकदम घुस जाएंगे, एकदम फील कर जाएंगे, अच्छा एक्चुअली में अच्छा ये हो रहा था, और ये तभी हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से क्लियर हो बेटे। देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट जो होता है वही रहता है, क्वेश्चंस इधर उधर होते रहते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे मेन का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे ओलंपियाड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट तगड़े से क्लियर है, उस चीज़ के बारे में अगर आप बहुत तगड़े से जान रहे हो, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो बहुत तेजी से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम सेविंग होता है, इसलिए आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर है तो बेटा आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत तगड़े से आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिल से एकदम लग जाओ बेटा, खूब एकदम जबरदस्त तरीके से लग जाओ, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो बेटे। ठीक है, टिल देन हम मिलते हैं बेटा, है ना, नेक्स्ट सेशन में और एक धमाकेदार सेशन में मस्त और जबरदस्त तरीके से। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।